अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़ीम, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। आज का दिन बहुत ही अहम है और बहुत ही ख़ास है। इस साल के 12 महीने होता कुछ यूँ है कि हम अपने जो सियासी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं और तरह तरह के जो मामलात और मसाइल हैं उसको हाईलाइट करते हैं और इस माशरे में होने वाले जो नकाइस हैं उसकी निशानदही करते हैं। और इन सारे मामलात में जिस चीज़ को या जिस शोबे को या जिस तबके को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है वो हैं जी हमारे स्पेशल लोग। और ये स्पेशल लोग कौन हैं? ये कतई वो लोग नहीं हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपको दनदनाते हुए सड़कों पर नज़र आते हैं या बड़े बड़े सरकारी दफातर में बैठे हुए लोग आपको नज़र आते हैं। ये कतई किसी तौर पर ना ये हमारे लिए वीआईपीज़ हैं ना ये स्पेशल हैं। ये वीआईपी और स्पेशल लोग वाक़तन हैं कौन, इसके हवाले से आज बात होगी। आज जो खुसूसी अफराद हैं उनका पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है और बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए जो हम जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इन खुसूसी अफराद के लिए, कोई इनको माजूर कहता है, कोई इन्हें डिसेबल कहता है और ना जाने क्या क्या इनके लिए हमने नाम रखे हुए हैं। मगर हमारे लिए या मेरे लिए ये लोग सबसे ज़्यादा अहम भी हैं, वीआईपीज़ भी हैं और स्पेशल भी हैं। तो आज इन्हीं के हवाले से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है, खुसूसी अफराद के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में बड़ा गैर मामूली काम कर रहे हैं, चाहे सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ हो, कानून के हवाले से उनका ताल्लुक़ हो, खेलों के हवाले से हो और बहुत सारे इस तरह दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं ये खुसूसी अफराद। पहले तो अलमिया ये है कि इनकी ना तो पजीराई हो रही है और ना ही उनको सही तरह से जगहें दी जा रही हैं इन तमाम शोबों में। उसके बावजूद भी अपने तय कोशिशें कर रहे हैं और आगे बढ़ने की इनके अंदर जो लगन है, जुस्तजू है, ये काबिल दीद है। तो बात मुख्तसर करूँगा, आज इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आएंगे और शुक्र है खुदा का कि इनको ना सिर्फ आज याद कर लेते हैं बल्कि इनको मौका भी देते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को इल्म होता है कि इनमें कितनी गैर मामूली सलाहियतें हैं। अगर ये चलने फिरने सुनने देखने से कासिर हैं उसके बावजूद जो इनकी सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने इन्हें अता की हैं वो गैर मामूली हैं। आज स्टूडियोज़ में बड़ी ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आज गुफ्तगू होगी और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना उसमें वो ये है कि इनकी मुश्किलात को समझा जाए, क्योंकि एक आम आदमी की तरह चलना फिरना या देखना इसकी इनको जो है वो इतना आसान इनके लिए नहीं होता। मगर ये जो सोसाइटी है ये उनके लिए क्या कर रही है ये ज़रा समझ लीजिए और किस तरह अपने मामूलात ज़िंदगी वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अंजाम दे रहे हैं ये ज़रा आज समझ लेते हैं। सबसे पहले आज मौजूद मेहमान एडवोकेट निगहत नसीर साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। निगहत, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया, सुबह के वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। और जनाब उनके हमराह तशरीफ़ फरमा हैं फ़ारूक हुसैन मलिक साहब जो कि K21 न्यूज़ से ही आपका ताल्लुक़ है। आप रिपोर्टिंग के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और रिपोर्टिंग जो है इस पूरी जो फील्ड है हमारी सबसे मुश्किल शोबा है और अगर आप चलने फिरने से भी कासिर हों या किसी किस्म की, आप मुझे माफ़ कीजिए कि अगर आपको माजूरी है तो ऐसी सूरत में रिपोर्टर कैसे अपने अंजाम जो है वो अपनी अंजाम दही करेगा फ़राइज़ की, ये आज जान लेंगे फ़ारूक साहब से। फ़ारूक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ठीक है साहबा, आपके पेशे के हवाले से तो आगे चल के गुफ्तगू होगी। ये बड़ा आजकल पेचीदा और बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है वो बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानूनी मामलात हैं जिस तरह हो रहे हैं हम समझने से माजूर हैं कि जो कुछ हो रहा है। आप तो सारा शब रोज़ इन तमाम मामलात को देख रही हैं। ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू हो कि कैसे इसके साथ वाबस्तगी हो गई, इतना चैलेंजिंग पेशा, इसको यहाँ तक पहुँच जाना ये एक बहुत बड़ा कमाल। फिर अमूमन होता ही है कि आप ज़्यादा इस बारे में जानती हैं बेहतर तौर पर कि ख़ानदान की सपोर्ट होना, ऐसे शख्स को जो फैमिली के अंदर इसके साथ कोई डिसेबिलिटी हो उसको एक्सेप्ट करना, उसको सपोर्ट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम यकीनन रहा होगा। ज़रा अपने तजुर्बात से हमें आगाह कीजिए, ज़रा फरमाइए कैसा रहा ये सफ़र। जी
सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें इस प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है कि कैसा चैलेंजिंग पेशा अख्तियार करना और फिर ख़ानदान की सपोर्ट, तो सबसे पहले यही अर्ज़ करना चाहूँगी कि जब भी कोई मुआशरे में डिसेबल पर्सन्स पैदा होता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये किसी गुनाह की सज़ा मिली है कि आपके घर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो यही चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी फेस करने को मिला कि आपका, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 10 बहन भाई हैं और 10 में सब नॉर्मल हैं, सिर्फ मैं एक वाहिद हूँ जिसके साथ ये डिसेबिलिटी है। तो यही कहा गया मेरी खुसूसन मेरी वालदा को कि यकीनन जो है ये किसी गुनाह की सज़ा है कि आपकी बच्ची जो है वो माजूर है। लेट 80s की बात है, उस वक्त पोलियो पाकिस्तान में बहुत पीक पे था एंड आई वाज अफेक्टेड विद द पोलियो। और फिर उसके बाद यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी चाहूँगी कि जो मेरी मदर हैं, शी इज़ टोटली इलिटरेट पर्सन, बट अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत से और लोगों की बातें सुनने के बावजूद उन्होंने जो है वो मेरी पढ़ाई को कभी भी रोका नहीं। उन्होंने जब अम्मा स्कूल दाखिल करवाने गई तो लोगों ने कहा कि इस पे पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इसने क्या करना है आगे जाके। बहरहाल अम्मा ने ये सब चीज़ें फेस की और मैं अपना जितना भी क्रेडिट है फर्स्ट मैं अपनी माँ को ही देना चाहूँगी अल्लाह के बाद। और फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया। अच्छा, थोड़ी सी तस्वीर चाहूँगा कि वो सिर्फ अनएजुकेटेड हैं जिन्होंने किसी तालीमी इदारे से तालीम नहीं हासिल की, तरबियत उनकी बेहतरीन है जिसका नतीजा ये निकला। एग्जैक्टली यही चीज़ है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मैं सिर्फ वकील ही नहीं हूँ बल्कि कराची यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, MSc इन मैथमेटिक्स। और ये जो MSc करवाया ये भी मेरी माँ ने ही करवाया और उन्होंने, और एज अ रेगुलर स्टूडेंट कि नहीं बेटा आप जा सकते हो, आप कर सकते हो और आपने करना है और मेरे लिए करना है। तो मैंने फिर ये अम्मा के लिए जो है वो अपने MSc कंप्लीट किया। उसके बाद जो है वो फिर आई गॉट मैरिड विद माय हस्बैंड। इसके बाद माँ के बाद जो दूसरा बड़ा सपोर्ट मुझे रहा वो मेरे हस्बैंड का रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो ये कानूनी पेशे से वाबस्तगी है कि शादी के बाद ही मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और फिर उन्होंने ही जो है वो मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया और मैं फिर अब इस फील्ड में हूँ। डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम जो है ना हमारे वो रहेंगे, क्योंकि देखें एक तो एक्सेप्टनेस अब फिर भी कहीं ना कहीं आ रही है लेकिन अभी हमें इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की बात की जाए ना, कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को ओन ही नहीं किया जाता। कितनी गैर मामूली सलाहियत है। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि इतनी मुश्किलात का सामना रहा होगा अपने क्लासरूम में बैठना। फिर हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि ऐसे लोगों को क्या मुकाम देने की ज़रूरत है, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। बड़ी बदकिस्मती है लेकिन उसके बावजूद निगत ये सब कुछ करती नहीं। कमाल है, जारी रखिए। फिर आगे कैसे इस प्रोफेशन की तरफ आए? मुझे जी फिर उसके बाद हमने जब लॉ कर लिया, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई, तो सबसे बड़ा जो मुश्किल दुश्वार गुजार जो लम्हा होता है वो होता है इंटर्नशिप करना। आपको पता है पाकिस्तान में आप कोर्ट्स का हाल देख रहे होते हैं, कहीं भी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं। और इसीलिए कानून के शोबे में आपको माजूर अफराद जो है वो गिनती के मिलेंगे। ऐसा ही है। और मज़े की बात ये है कि हमारे पास कोई उनकी जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितने माजूर अफराद जो हैं इस वक्त कानून के शोबे से वाबस्ता हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि स्टेयर्स भी नहीं वहाँ हैं हर जगह, रैंप अभी भी नहीं है। 2024 में हम बैठे हैं और अभी भी वहाँ पे आप सिटी कोर्ट जाएं आपको कहीं कहीं इक्का दुक्का रैंप आपको नज़र आएंगे और वो नहीं, व्हील चेयर आपके पास बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो बेसिकली देखें मैं ये समझती हूँ, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने जिस तरह तालीम हासिल की और फिर उसके बाद मैं इस पूरी चीज़ में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो समझती हूँ कि हमारे यहाँ जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है वो है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। जब तक आप अपने इदारों को एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे आप ये सोच ही नहीं सकते कि माजूर अफराद आगे जा सकते हैं। कैसे आगे जाएंगे? आम आदमी की रसाई नहीं है तो एक खास आदमी को या जिसको मुश्किलात हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड है,
वो कैसे है अगर आगे आप चीज़ों बढ़ेगा? को एक्सेसिबल कर देना तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी कहते हैं ना कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो बेहतर जाएगी। हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपको भी पता है कि अल्लाह का एक कानून है कि अगर अल्लाह ताला एक चीज़ हमसे ले लेते हैं तो दूसरी उसकी बहुत ज़्यादा क्या ज़्यादती करते हो हैं, जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल। बेसिकली हमारे साथ यही है कि अगर अल्लाह ने हमसे एक चीज़ ली है तो हमें उसकी जगह जो दी है वो है हमारी हिम्मत। वाह, हिम्मत बहुत खूब, किस लिए? बहुत क्योंकि खूब। देखें हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा है वो आपका इमोशनली आपकी जो चीज़ है ना वो बहुत पैनिक हो जाता बिल्कुल ठीक है। है, बाज़ बिल्कुल ठीक औक़ात जो है वो आपके ऐसे जुमले कसे जाते हैं जी। कि वो आप फिर चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होते। हाय हाय। तो बहरहाल मैं ये अब ज़ाहिर है मैं इस फील्ड में हूँ और मैं यही चाहूँगी और मैं चाह रही हूँ और हम अपने एंड पे कोशिश भी कर रहे हैं कि हम किसी तरह लोगों को ये एजुकेट करें कि आपने सोशल बिहेवियर्स पे काम करना है। सबसे पहले सबसे पहली चीज़ है, बिल्कुल सोशल सही। बिहेवियर्स हैं, क्योंकि अगर हम ये ख़त्म नहीं करेंगे, देखें हर किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। बिल्कुल ठीक सबसे है, पहले हमें फैमिली को एजुकेट करना होता है, बिल्कुल। उसके बाद हमें लोगों को बिहेवियर्स को जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करना होगा एंड देन हमें बिल्कुल ठीक मुआशरे है, को एक्सेसिबल बनाना बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, अभी निकत साहबा इसके ऊपर मज़ीद ज़रा गुफ्तगू की जाएगी ना, मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से। आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करना होगा, इनको एक्सेस देना होगा, इनके लिए सहूलतें हमें पैदा करनी होंगी, तभी जाकर इनको इनका सही मकाम मिलेगा। मैं ज़रा फ़ारूक साहब की तरफ आता हूँ। फ़ारूक साहब, सहाफ़त के शोबे से वाबस्तगी और उसके बाद फिर आपने बाकायदा रिपोर्टिंग का फ़ैसला कर लिया। ये इंतहाई मुश्किल काम है, फील्ड में जाना, लोगों के बीच में खड़े होना, रिपोर्टिंग करना, जगह जगहों से गुजरना। हमारे रिपोर्टर्स तो कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं, बल्कि खातून तो खंबे पे चढ़ गई थी, ये सारे काम करती हैं। ये रिपोर्टिंग की तरफ आना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ज़रा बताइए ये तजर्बा कैसा रहा और कैसे ख्याल आया इतना चैलेंजिंग काम आपने अपने ज़िम्मे लिया, फरमाइए। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और ख़ास तौर पे K21 न्यूज़ का, जी। जिसने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आने के लिए आप ये समझें कि मेरे सहारा बन गए बहुत खूब, और मुझे माजूरी को महसूस नहीं होने दिया। बहुत खूब। तो मेरे जहन में चीज़ें थीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बड़ी टफ़ फील्ड है, बिल्कुल है। प्रिंट मीडिया जो है वो उसकी लाइफ कुछ और है। तो मेरा 32-33 साल का जो तजर्बा है वो प्रिंट मीडिया का ही है, बिल्कुल ठीक है। बहैसियत सब एडिटर, न्यूज़ डेस्क पे रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो फील्ड रिपोर्टर जो हैं उन्होंने कुछ हौसला अफजाई की, तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे लिए कहीं देख लें। तो उन्होंने डायरेक्टर न्यूज़ साहब से बात की, तो मेरी मीटिंग हुई। तो मैंने अभी आधा जुमला ही अदा किया था और डायरेक्टर न्यूज़ साहब ने इस तरह हाथ खोल के कह रहा है वेलकम, वाह जी वाह, आप डिसेबल नहीं, आप कुछ भी नहीं, आप मेरे जैसे हैं। वाह। तो मेरा सवाल ये था कि आप कैसे चलाएंगे मुझे। हत्ता के सवालात तो हमसे किए जाते हैं कि आप कैसे चलोगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा हम आपको आपके मुताबिक चलाएंगे। बहुत खूब, बहुत तो ये मेरे लिए बहुत एक हौसला अफजा वो चीज़ थी। फिर मुझे असाइनमेंट मिला, मैंने डिस्कस की जो हमारे मसाइल, जहाँ एक्सेस की बात हो रही है बिल्डिंग्स में या सरकारी व निजी सरकारी इमारतें, तो आप देख लें कि वहाँ जो स्टेयर्स बनी हुई हैं जी। वो एक गैर जो क्या कहेंगे डिसेबल है या वो उसकी रसाई नहीं है, बिल्कुल वो सही नहीं है। चढ़ सकता, तो हम जैसे लोग कैसे चलेंगे, बिल्कुल ठीक चढ़ेंगे है। ऊपर। और एक ज़ईफ़ जो है जिसके घुटने की प्रॉब्लम्स है वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो मैंने उस पर एक पैकेज तैयार किया। तो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन जो बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने बुलाया और फिर मुझे एक तारीफ़ी लेटर भी मेरे इदारे को भेजा कि ये एक आपका पहला रिपोर्टर है। जी। यानी बाकी जो रिपोर्टर्स हैं या कुछ भी, बहरहाल उनकी अपने एक वो सोच है, उस पर तो हम नहीं बात कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल वो मुतासिर हुए, उन्होंने कहा एक जुमला अदा किया कि कल मैं भी तो इस हाल में आ सकता हूँ। बिल्कुल है, सही है। तो मैंने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी है। 26 साल में मुझे कैंसर हुआ जी। और 3 साल मैंने फ़ाइट की। बहरहाल फिर टांग को जो है वो सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत अता की बिल्कुल ठीक है। और मुआशरे के ऊपर बोझ नहीं बना मैं। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की भी कफ़ालत की और आज आपके सामने प्रोग्राम में। आपका जो सवाल था फील्ड अब बहुत टफ़ है। असल में मेरे जहन में कुछ चीज़ें थीं जो प्रिंट मीडिया से जा नहीं पा रही थी, डिलीवर नहीं हो पा रही थी। और फिर आप 76 साल में आप देख लें कि जो डिसेबल
पर्सन हैं उनके लिए क्या कुछ हुआ अब बिल्कुल तक, ऐसा ही। कुछ भी नहीं हुआ। आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, वो हम जैसे ही इंसान हैं। अच्छा, उनकी रियासतें आप देख लें, उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रही हैं। जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो दम तोड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपने अगर कोई चीज़ परचेस करनी है, कहीं शॉपिंग करनी है, तो आपकी एक्सेस नहीं है उस दुकान तक। बिल्कुल ठीक है। आप वहीं गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे उतर के जाएंगे, बहन भाई उतर के जाएंगे, वो अपनी पसंद के उठा के आपको ला के, आप बेबस हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारा मुआशरा जो है वो बेहिस्सी का इतना शिकार हो चुका है कि जब एहसासियत ख़त्म हो जाए, तो मैं लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, तो फिर ज़िंदा लाशें ही हैं जो। और एक और बड़ा अलमिया ये है कि ये जो कोटा एक हमने मुख्तस कर दिया है बराए नामे की खानापुरी है जो हमने की है, कोटा मुख्तस कर दिया, लेकिन हकीकतन उस कोटे के ऊपर भी इन लोगों को जो है वो मौका नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे इदारों के अंदर ये हम जाकर देखते हैं। जब सर्वे किया तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, चलें यहाँ पर चलें, कोटा जस्टिफाइड है कि ऐसे लोगों को मुकाम तो मिले, जगह तो मिले, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं हुआ। और उस कोटे के अंदर भी जिन लोगों की नॉमिनेशन हुई है, अब इसके बारे में अगर बात करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में एक अलग प्रोग्राम इसके ऊपर हो सकता जी है। ऐसा ही बिल्कुल, हुआ? आपने सही कहा। ये सिंध हुकूमत ने एक इदारा भी बनाया जी हुआ है, जी जी DEPD, जी। और मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दिखा दी। अच्छा, एक सॉरी, मैं कथा कलामी की माजरत, क्योंकि मैं इस केस को एक हैंडल कर चुका जी, हूँ, जी। तो मुझे अंदाज़ा है कि अपने आप को माजूर साबित करवाना ये भी एक बहुत बड़ा ये काम बहुत है बड़ा कि अलमिया आप है। माजूर हैं, आप नज़र आ रहे हैं सबको, आप व्हील चेयर से उतर कर आएँ, आपको 100 जगह से तस्दीक करवानी पड़ेगी, तब जाकर वो माना जाएगा कि आप माजूर अच्छा, हैं। ऐसा यहाँ ही है जी? एक शख्सियत को हम क्रेडिट देंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने ये शनाख्त दी है इस जी मुल्क में, जी। उससे पहले नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बाकायदा इदारा बनाया सिंध, ताकि हमारे मसाइल हल हो बिल्कुल सके। ठीक है। लेकिन वहाँ मैं इस चैनल के ज़रिए मैसेज कन्वे करूँगा CM साहब को भी कि हमारा एहसास जो है ना वो हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक गैर माजूर फ़र्द नहीं कर सकता। तो वहाँ पर भी आप उन लोगों को बैठाएं जो हम जैसे लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। ताकि हमारे दर्द का ये एहसास है हो। असल बात, बिल्कुल सही। एक सेहतमंद या नॉर्मल इंसान हमारे दर्द को फील नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकेगा, हम जैसे लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल असल। बस ये मैसेज CM साहब को है, वो बिल्कुल ठीक है। वो उम्मीद इस है इस चीज़ पे को जो ज़्यादा है। समझते हैं और उनको समझना भी चाहिए। अब उसकी क्या वजूहत है मैं उसके ऊपर नहीं जाता, ताहम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनको यकीनन इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है कि इनके साथ जो है वो क्या मुश्किलात हो सकती हैं। जी निगत, इसमें मज़ीद क्या इजाफा करना चाहेंगी? आपको भी कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसका भी हमने तस्करा किया है? जी जी, आप जहाँ तक कोटा सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल, अगर आप ये बात करते हैं कि हमारा जो 3-5% कोटा स्पेशली जो सिंध गवर्नमेंट ने जो है मुख्तस किया है, उस पे अगर हम बात की जाए, देखें वो कोटा सिर्फ सरकारी इदारों के लिए नहीं है, जी वो गैर सरकारी इदारों के लिए पर भी लागू है। होता है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सरकारी इदारों में फिर भी कहीं ना कहीं उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। लेकिन अगर आप गैर सरकारी इदारे देखें तो उस पे बिल्कुल भी आपको इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, बल्कि अगर वहाँ पे आप जाके उनसे बात भी करते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उनका जो रवैया होता है वो बड़ा वरिड सा होता है। तो अब वो मतलब वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि हम माजूर अफराद कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो उनको मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनको भी बाउंड करे, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिसमें या ऐसी चीज़ें हों कि आपने इस पे अमल दरामद करना ही करना है, उस पर कुछ चार्ट फाइन रख दें, कुछ प्लेंटीज आप इम्पोज कर दें, ताकि इस पे बाकायदा जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक अच्छा, हम इस जी जी मसले को हल करना चाहते हैं जी, और जो अरबाब इख्तियार हैं या जो सरबराहान हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं। एज ए रिपोर्टर मेरा असाइनमेंट लगा कल कमिश्नर कराची साहब और DIG अहमद नवाज चीमा साहब, तो अब जुमेरात से ये समझिए कि मैं उनसे टाइम ले रहा हूँ, वो टाइम नहीं मिला मुझे जी। उनके PRO ने मुझसे कहा अच्छा आपके सवालात क्या हैं, मैंने सवालात लिखे, मैंने वो सवालात तरतीब दिए जिसमें माजूरों को भी शामिल किया गया था जो उनके मसाइल हैं। लेकिन वो सवालात भी आप पहले से बताएंगे जी, बता उनके चुका मिजाज के हूं। मुताबिक उसके हैं, जिसका वो जवाब बावजूद देने भी के यानी अहल आप नहीं ये हैं। समझें कि वो खुद माशाअल्लाह। हल नहीं करना चाह नहीं रहे। करना चाह रहे। देखें वो निज़ाम के ऊपर डाल देते हैं जी। और फिर एक जुमला कहते हैं जैसा चल रहा है ऐसा चलने चलने दें, दो, अपनी नौकरियां पूरी करें और रिटायर हो जाएं। तो भाई मसला हल कौन करेगा फिर? कोई भी नहीं कर सकता। कमिश्नर कराची साहब के पास मैं तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करता नीचे, जी
उनके पास वक्त नहीं था, डीसीस की मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो फिर मसाइल कहाँ होंगे? 1960 के बाद से मीटिंग्स ही हो रही हैं, मीटिंग्स ही हो रही, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे, जीरो प्रोडक्टिविटी, तो फिर खामी कहाँ आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही। असल में मसले हल उस वक्त होंगे जब हम उसे करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं आपसे एक चीज़ जिक्र कर रही थी कि हमने बेसिकली स्टेक होल्डर्स को शामिल करना ही ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा। जिसका प्रॉब्लम है, आप उससे जब कोई राय लेना नहीं चाह रहे, हमारे लिए जो भी लॉज हैं वो सॉरी टू से एक नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक है, या फिर वो जो है वो अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उसे मेरे प्रॉब्लम्स भी नहीं पता, अंदाजा ही नहीं कर सकता। अभी अगर मैं बीइंग अ लॉयर बात करूं तो जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूं, नंबर 1 जो मैंने अभी जिक्र किया एक्सेसिबिलिटी है, या फिर जो है वो वहाँ पे आपका क्राउडेड एरियाज़ हैं, चीज़ें हैं। अगर आप कोर्ट तक पहुँच भी जाते हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो आप इतने ज़्यादा मैं अपनी बात करूँ, मैं जब कोर्ट में जाती हूँ केस प्रोसीड करने के लिए, वो जब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो मेरी सांस इतनी वो डिसबैलेंस हो जाती है कि मैं प्रोसीड नहीं कर पाती। तो मुझे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चाहे वो 10-15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए देंगे, इन सबको अब हमें ख़त्म करना है। दुनिया डिजिटलाइज की तरफ जा रही है। हम देखें, जब आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं ना, तो उसमें आपको कंसर्न स्टेक होल्डर्स को रखना पड़ेगा। जब आप उनको रखेंगे तभी इश्यूज़, पहले इश्यूज़ को समझना है, बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन तो आएगा बाद में। बिल्कुल ठीक है, उस तो बात की बात है। 1960 से हम इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं आया ना, कि कहीं किसी भी चीज़ में आप कहते हैं हमने माजूरों के लिए इतनी नौकरियां दे दी, हमने जो है ये फंड दे दिया, हमने ये, आपने कैसे दे दिया, और अगर दिया तो कहाँ दिया, कहाँ, उसकी कहीं तो नज़र आनी चाहिए ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये चीज़ इस पे बाउंड होना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं बहुत चाहूँगी कि यहाँ मेंशन करूँ, जो आपने अभी बात की थी कि एक तो हम माजूर हैं, ऊपर से हमें ये प्रूफ करना है कि हम माजूर हैं। बिल्कुल ऐसा। ये जो देखें दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, एक फिजिकल डिसेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, फिर भी आपको देखें, इनका एक बोर्ड बैठता है और उस बोर्ड में, मेडिकल बोर्ड में, आपको यकीन कहते हैं कि ठीक है, ओके, हम मानते हैं आप माजूर हैं, पहले आप किसी डॉक्टर से लिखवा के लाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी से भी व्हाटसोएवर, उनके अपने अस्पताल है, वहाँ से आप जाएंगे, पहले टाइम लेंगे, फिर वो अलग चीज़ है। नहीं, पहले आपने एक अपना मेडिकल चेकअप खुद करवाना है, फिर एक हॉस्पिटल में उनका बोर्ड बैठता है, वहाँ जाना है। जी। फिर उसके बाद आप अगर उस बोर्ड को, पहले वो आपको, अब मैं अपनी बात करूं, जब मैं गई अपना सर्टिफिकेट बनवाने, तो आपको पता है मेरी डिसेबिलिटी आपके सामने, मैं चल के आऊंगी तो आपको पता होगा कि मैं डिसेबल हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा, भाई आप वाकई में डिसेबल है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूँ मैं। माशाल्लाह। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूँ मैं डिसेबल, डिसेबिलिटी आपके दिमाग में है। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही है आपने, दुरुस्त आप देखिए ना कि हमें एक तो हम इस रूल को ख़त्म करना है। आपने सर्टिफिकेट बनवाने, या, और पहली बात मैं ये समझती हूँ कि ये सर्टिफिकेट भी यूजलेस है। जब आप एनआईसी पे मौजूद है, जैसे आप एनआईसी उसी को इशू करेंगे ना जो डिसेबल होगा, तो बाकी ये सारी फॉर्मेलिटीज की कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हमारी शनाख्त हमारा एनआईसी है। ये कितना तज़हीक आमेज़ रवैया है, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये खैर निगहत के साथ नहीं है, ऐसा हुआ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। एनआईसी का आप स्टेटस देख लें, जब हमारा फॉर्म फिल होता है तो उस पर एग्जेक्टिव का जो है वो टैग लगा जी। तो एग्जेक्टिव मीन्स यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर का लेवल है। जी। लेकिन आपके साथ जो इदारों का बर्ताव, मुआशरे का बर्ताव, या इंतज़ामिया है या हुकूमत का बर्ताव, वो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चलो, आम आदमी को तो चक्कर लगवाए जाते हैं, इनको भी चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक तो चल कर वहाँ तक जाएँ खुद, फिर उसके बाद फिर ये इंतज़ार भी करें। अच्छा, ये भी कोई सिलसिला ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि इनके लिए कोई ख़ास चलें, क्यों बना भी थी अगर आपने, तो फिर उसके बाद जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनका रवैया, अच्छा जी आप डिसेबल हैं, अब बताइए ऐसी सूरत में कोई क्या करेगा। एक बच्चा है, उसका केस मेरे पास आया, यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, बड़ा तकलीफ दे था, बहुत ही तकलीफ दे, कि वो बच्चा पार्शियली ब्लाइंड था, एंड देन ग्रेजुअली उसकी जो आईज है वो डाउन होती गई हो गई, और नाउ ही कैन, हिज विजन इज दैट कि वो अगर यहाँ बैठा है तो आप उसको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है। और कहीं पे मतलब आई थिंक 0.01% अगर वो कुछ देख सकता होगा तो
तो उनसे कहा, डॉक्टर ने लिख के दे दिया नाउ ही के इतने 0.01% इसमें अभी है। मेडिकल बोर्ड बैठा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अच्छा, वो बच्चे को पता है, बच्चा एज जिसकी बिल्कुल यंग एज का है, 16-17 साल का बच्चा है, उससे कहते हैं जब पूरे अंधे हो जाओगे ना फिर आना सर्टिफिकेट बना दे। आप वर्ड्स यूज देखें, आप यकीन कीजिए वो बच्चा जब मेरे पास आया वो इस कदर ज़ारो कतार रो रहा था कि मैडम अब मैं क्या पूरा अंधा हो जाऊंगा। दिस द वर्ड वी आर चूजिंग फॉर दैट पर्सन। आप अपने वर्ड्स पे तो गौर करें कि आप बताएं तो सही बेसिकली आप कर क्या रहे। तो हमें अपने वर्ड्स को भी जो है वो चेंज करना अच्छा, हम फील नहीं करते बाज़ औक़ात कि जैसे मुझे आप ले लें कि मेरी एक टांग नहीं है, तो ये रियलाइज़ हमें मुआशरा करवा रहा होता है। और एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी सिक्योरिटी वाले ने हमें रोका गाड़ी में, रात का टाइम था, तो वो सीट पर आके मेरी टांग को देख रहा है। बताइए। तो मैंने कहा आपको भर्ती किसने कर दी है, यानी ये भी कुछ चीज़ चेक करने की है। तो ये मुआशरा है हमारा जो हमें एहसास दिलवाता है कि आप में किसी जिसकी कमी है। हत्ता कि हम जब वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का वो नहीं होता और ना हम इसको फील करते हैं, ना अपने जहन पे हम मुसल्लत करते हैं। और जिस दिन हमने मुसल्लत करना शुरू कर दिया तो उस टाइम हम नाकारा हो जाएंगे, फिर हम बोझ बनेंगे, फिर उस मुआशरे पे भी बोझ बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस टाइम जो हमारे पास जो पूरी दुनिया में जो तादाद आ रही है वो 600 मिलियन की है और तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब जो है वो पाकिस्तान में है। तो आप हिसाब लगा लें कि ये हमारा मुआशरा उसका बोझ उठा लेगा। बिल्कुल नहीं। तो हुकूमत, एक आम आदमी को वो हुकूक है ही नहीं, हुकूमत को, हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए वो जो जॉब्स के हैं 5% जो कोटा रखा हुआ है, पहले बात है उस पर अमल दरामद करवाएं। बिल्कुल ठीक है। वो भी अगर आप इदारों में जाके विजिट करें तो हमारी जगहों पे जो है वो गैर माजूर फ़र्द जो है वो आपको तैनात मिलेंगे, भर्ती हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हर जगह पर यही सिस्टम चल रहा है जिस वजह से हमारी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मुआशरा इस बोझ को नहीं उठा सकेगा। इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा एक बड़ा जिस चीज़ का फुकदान हमेशा नज़र आता है, किसी भी शोबे में देख लें, किसी जगह देख लें, संजीदगी कहीं पे नज़र नहीं आती मसाइल को हल करने के लिए। अब शहर कराची की सूरत हाल देख लें फ़ारूक साहब, ये भी यकीनन शब रोज़ देखते हैं जब सड़कों पर जाते हैं, एक आम आदमी जब यहाँ जिसकी चलने की जगह नहीं है, तो ये जो चलने फिरने से माजूर लोग हैं ये कैसे सरवाइव करेंगे। मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये भी शहर कराची की अगर बात करें, हमारे नुमाइंदे सारा दिन सड़कों पर होते हैं, फारूक खुद भी इस टीम का हिस्सा है, तो सुबह से लेकर शाम तक जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही होती है वो यही है कि सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, सीवरेज की लाइनें बोसीदा हैं, जगह जगह आपको सीवरेज का पानी नज़र आएगा, आम आदमी चलने फिरने से कासिर है। तो जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए तो किस कदर दुश्वार होगा, एक लम्हे के लिए ज़रा इसको सोचिए। ये एजुकेशन के हवाले से ज़रा बात करते हैं ना, क्योंकि जो तालीमी सिलसिले का यकीनन आगाज़ हुआ होगा ये भी आसान नहीं है हमारे यहाँ। तो कोई इसके लिए ख़ास स्कूल चंद एक मेरे ख्याल में है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। और निजी तालीमी इदारे तो शायद वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब फिर जो मेयारी तालीम है वो निजी शोबे की तरफ है, मुंतकिल हो चुकी है, वहाँ जाना, दाखिला लेना, ये सारे मराहिल कैसे तय किए, ये तो ज़रा फरमाइए। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि मुझे किसी प्राइवेट स्कूल मुझे उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में भी वो इस तरह हुआ कि मेरा एडमिशन तो हो गया था, अम्मा जो हैं वो जाती थी, मेरा होमवर्क यानी पूरे वीक का जो है वो वर्क लेके आ जाती थी, मैं कर लेती थी घर में। अम्मा ने एक प्राइवेट जो है वो ट्यूटर हायर किया हुआ था, वो मुझे करवा देते थे और देन वो दोबारा से जो है वो वहाँ पे जाके सबमिट कराती थी 1 वीक के बाद, एंड आफ्टर 1 वीक वो न्यू होमवर्क लेके आती थी और फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो अपने 5 तक मैंने इसी तरह अपनी जो है वो तालीम जो है वो मुकम्मल की। उसके बाद जब मैं 6 में आई तो फिर मुझे ज़ाहिर स्कूल की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उस वक्त फिर हमने एक प्राइवेट स्कूल से जो है वो बात की। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या मैं चाहूँगी कि यहाँ तो मेंशन कर दूँ, कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं। तो मैं 8 क्लास में थी वहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे और भी टीचर्स से बहुत कोऑपरेटिव भी थे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, ये लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, कोऑपरेट भी किया कि मैं आज फिर इस तरह इस मंजिल तक पहुँची हूँ। क्योंकि कुछ लोग आपको गिराते हैं तो कुछ आपको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक टीचर थे मेरे मोहतरम उस्ताद ही, लेकिन मैथ्स का पेपर था आई थॉट,
तो उन्होंने मुझे सब बच्चे जो है वो उसमें अच्छे मार्क्स लिए। आई वॉज डल इन मैथ, तो उसने मुझे कहा उसके बाद आपने एमएससी किया उसमें। अच्छा, उसके मैं अब बताती हूँ कि एमएससी का कैसे फिर मैं उस तरफ डाइवर्ट। अच्छा नहीं, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, मैं चाहूँगा मुख्तसरन ज़रा इसके बारे में बात, आखिरी मैसेज भी लूँगा फिर। जी जी, तो मैंने फिर फ़ौरन जो है वो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम वो नालायक हो जो कभी पढ़ नहीं सकते। पता नहीं तुम लोगों के पेरेंट्स हमें पैदा क्यों कर देते हैं। वो इतने सख्त अल्फाज थे ना कि उसके बाद हमने फिर अपनी मंजिल को यही सोचा कि अब हमने करना है और फिर आगे पढ़ के मैंने चाहूँगा, ये तो आज तो खैर खुसूसी दिन है, इंशाल्लाह आगे आपको जहमत दूंगा। फिर ये सारे मामला जो है ना, ये सब के लिए ज़रूरी है जानना, तो इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मसाइल किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, इसके लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत होती है। फारूक साहब, आखिर में मैं चाहूँगा, वैसे तो आप बहुत सारे मसाइल की निशानदेही कर चुके हैं और करना भी चाहेंगे, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसको आप समझते हैं कि हंगामी बुनियादों पर सबसे पहले देखने की ज़रूरत है? आखिर में मैं चाहूँगा उसका तस्करा कर दें। जी, सबसे पहले रोज़गार की फराहमी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोहताजगी की ज़िंदगी से बचाएं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पैगाम ये है कि साल में एक दिन ना मनाएं, बहुत खूब। 364 दिन को भी बाकी याद रखें कि ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है और ख़ास मखलूक है। बिल्कुल सही है। और जिस तरह एक गैर माजूर फ़र्द को रब ताला ने बनाया है, इसी तरह माजूर फ़र्द को भी रब ताला नहीं बनाया है, ये भी उसी की तख्लीक है और वो उसको उस हाल में देखना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। और उसी में खुश है, तो आप उसकी कदर करें, उसको नाकारा ना समझें, वो भी आपके जैसा एक इंसान है। उतना ही कारामद है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा कारामद है ये जो आपके पास दफातर में बैठे हुए। मेरी बात तल्ख है, नागवार गुजरेगी, लेकिन ये उनसे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल इनके पास है, जिनको आप ये 2-2 हज़ार सीसी गाड़ियाँ आपने दे रखी हैं, इनके पीछे प्रोटोकॉल हैं और सड़कों पे दनदनाते घूम रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन इसको अब मानना पड़ेगा। आखिर में एक जो आप समझती हैं कि एक मसला, जैसे मैंने फारूक साहब से कहा कि हंगामी बुनियादों पर आप समझती हैं इसको हल होने की ज़रूरत है, फरमा दीजिए। मेरी नज़र में सबसे पहले हमने अपने जो इदारे हैं, हमने अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और हर जगह को एक्सेसिबल बनाना है। बहुत अच्छी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के बाद जो दूसरी चीज़ फारूक साहब से मैं इत्तेफाक करूँगी कि जो हमारे एजुकेटेड पर्सनस हैं, अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन हमें रोज़गार मुहैया किया जाए। हम क्लर्क की या पीएन की इस जॉब के लिए नहीं बने। बिल्कुल ठीक है, हमने पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपको बिल्कुल डाला जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगर कहीं भी लेजिस्लेशन को कोई भी कर रहे हैं तो आप कंसर्न स्टॉक होल्डर्स को सबसे पहले इसमें शामिल किया जाए। बड़ी खूबसूरत बात है और बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। और जैसे भी फारूक भाई ने कहा कि साल साल ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा, बल्कि मेरी अब से कोशिश यही है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लेकर आया जाए और उनकी जो है वो रुदात सुनी जाए, उनकी फरियाद सुनी जाए। एडवोकेट निगहत नसीर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। फ़ारूक हुसैन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए, और ये जो ख़ास लोग हैं हमारे, इनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से आपने बात की है। तो सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।